राजपुर नामक राज्य के जंगल में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। जंगल के तालाब भी सूख गए थे। उसी जंगल में एक हिरन रहता था। एक दिन हिरन अपने बंजर जंगल को खड़ा हुआ देख रहा था। तभी उसके पास उसका दोस्त बंदर आता है। अरे हिरन भाई, कब तक इस जंगल को ऐसे ही सूखा देखते रहोगे? मुझे नहीं लगता अब ये कभी हरा भरा हो पाएगा। सही कह रहे हो तुम। ना जाने हम जंगल के जानवरों से क्या गलती हो गई है जो ऐसा सूखा पड़ा हुआ है। अरे अब क्या कहूँ मैं। और सभी तो ये जंगल छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इस आस में बैठे हैं कि यहाँ कुछ चमत्कार हो जाए। पता नहीं कब ये सब ठीक होगा। मुझसे जंगल का ये हाल देखा नहीं जाता। जब भी कोई पानी के लिए तड़पता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। इतना कहकर हिरन घर की तरफ चल दिया। घर पर आते ही हिरन की पत्नी उससे बोली, आखिर कब तक हम इस सूखे जंगल में रहेंगे? हम किसी और जंगल में क्यों नहीं चले जाते? अरे मैं ये जंगल कैसे छोड़ दूं? जहां मेरे सब अपने रहते हैं, मैं इन सब को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। कह तो ऐसे रहे हो जैसे सबका पेट तुम ही पाल रहे हो। अरे तुम क्यों नहीं समझते, ये जंगल अब शापित हो चुका है। यहाँ कई वर्षों से बारिश भी नहीं हुई है। इसलिए मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि जाकर शेर सिंह से मदद मांग लो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। ठीक है, मैं राजू भेड़िए से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन हिरन राजू भेड़िया के पास चला गया। जंगल में भूखमरी बढ़ती चली जा रही है। क्यों ना हम शेर सिंह के पास मदद मांगने चले? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि जंगल के जानवरों ने ये प्रयास पहले नहीं किया होगा? मैं खुद वहां गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहले ही बहुत मदद कर चुका हूँ, अब और नहीं करूँगा। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये जंगल शापित है। बिना मुखिया के जंगल ऐसा ही होता है। मुखिया जैसा भी था, लेकिन वो सही सलाह दे दिया करता था। अब तो पता नहीं वो कहाँ लापता हो गया है, और जब से वो गया है इस जंगल की खुशहाली भी चली गई है। सही कह रहे हो तुम, पता नहीं कहाँ होगा वो। वैसे तो जंगल का कहकर गया था, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटा। इतना सुनकर हिरन वहां से चला गया। हिरन घर की ओर जाने से पहले एक पेड़ के नीचे रुक गया और परेशान होकर बोला, हे भगवान, मुझसे ये जंगल का हाल देखा नहीं जाता, कुछ मदद करो। तभी पेड़ के ऊपर से हिरन को एक आवाज आती है, समझ ले, ऊपर वाले ने तेरी सुन ली। हिरन ये सुनकर चौंक गया। तभी उसके सामने एक सारस प्रकट हो गया। अरे अरे, तुम कहां से आए? अरे मुझे देखकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर पहले तुम भगवान से इस जंगल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। अरे पर तुम हो कौन, और एकदम से कैसे प्रकट हो गए? अभी तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। हिरन ये सब देखकर बहुत डर गया और वहां से भागता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन हिरन और उसकी पत्नी खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे। तभी हिरन की पत्नी हिरन से कहती है, यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें? इतना कहते ही वहां पर वो सारस प्रकट हो जाता है। हिरन ये सब देखकर फिर से बहुत डर गया। अरे तुम मुझे देखकर डरो मत, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। कल तुम मेरी बात पूरी सुने बिना ही चले गए। देखो, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ,
मैं जानता हूँ कि यहाँ सूखा क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा ये जंगल सच में शापित है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। ये देखकर हिरन की पत्नी चौंक जाती है और बोलती है, अरे तुम किससे बातें कर रहे हो? असल में सारस सिर्फ हिरन को ही दिख रहा था। अरे तुम्हें ये पीछे सारस नहीं दिखाई दे रहा है? तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे कोई सारस नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हिरनी गुस्से में वहां से चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ तुम देख सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि जो सच्चे मन वाला होगा वही मुझे देख और सुन सकता है। मैंने और जानवरों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई मुझे सुन और देख नहीं पाया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, तुम्हें अभी कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इस जंगल को इस शराब से मुक्त कैसे कराया जा सकता है, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या मतलब? ज्यादा मत सोचो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। उससे पहले ये बताओ कि मुखिया के जाने के बाद इस जंगल के जानवर सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं? उनके जाने के बाद तो यहाँ राजू भेड़िया की सब बात मानते हैं, क्योंकि मुखिया तो बहुत पहले लापता हो गया था। वैसे राजू भेड़िया को भी सब मुखिया से कम नहीं मानते, बस मुखिया थोड़ा चालाक था, लेकिन राजू भेड़िया थोड़ा अलग है। आंखों देखी चीज पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। तुम्हें राजू भेड़िए पर नजर रखनी चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा। मतलब? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। इतना कहकर सारस वहां से गायब हो जाता है। हिरन भी अपने घर वापस लौट जाता है। देखो, मैं सच कह रहा हूँ कि वो सारस सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं। और बल्कि उसने ये भी कहा है कि मुझे राजू भेड़िए पर नजर रखनी होगी। उसने ऐसा क्यों कहा? देखो, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये करूंगा जरूर। अगले दिन हिरन रात के अंधेरे में राजू भेड़िया की तलाश में निकल गया। कुछ दूर हिरन राजू भेड़िया को अपने मित्र से बातें करते हुए देखता है। हिरन उन दोनों की बातें चुपके से सुनने लगता है। कब तक हम इस सूखे जंगल में रहेंगे? अब हमें दूसरे जंगल में चले जाना चाहिए। अरे हम कैसे चले जाएं दूसरे जंगल? वहाँ का राजा हमें उस जंगल में रहने नहीं देगा। ये सब उस मुखिया का किया हुआ है। अगर वो उस राक्षस की पूजा ना करता तो ये सब ना होता। तुम उसे अकेले को दोषी क्यों मान रहे हो? तुमने भी उसका साथ दिया था इसमें। आज ये सब जो इस जंगल में हो रहा है, ये तुम दोनों ने ही किया धरा है। और जो राजा शेर सिंह ने तुम दोनों को जो खाना दिया था जंगल के जानवरों की मदद करने के लिए, वो तुम दोनों ने ही हड़प लिया। बंद करो अपनी बकवास, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। हिरन ये सब सुनकर बहुत चौंक जाता है और वहां से कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां पर सारस प्रकट होता है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने राजू भेड़िए की बातें सुन ली हैं। हाँ, मैंने सुन ली, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये राजू भेड़िया और मुखिया इतने घटिया थे। ये दोनों भगवान की पूजा ना करके राक्षस की पूजा करते थे, और इसी वजह से इस जंगल का ये हाल हुआ है। और जो राजू भेड़िया ने शेर सिंह से मदद की बात कही थी, वो भी झूठ थी। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि राजू भेड़िया अब दोबारा शेर सिंह के पास नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो कौन सा मुंह लेकर जाएगा। फिर राजा शेर सिंह तो पूछेगा ही कि जो उसने खाना दिया था वो तुमने जंगल के जानवरों में बांटा या नहीं। खैर वो छोड़ो, मैं जानता हूँ कि इस जंगल को इस श्राप से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है। वो कैसे होगा?
वो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम बस मेरे साथ चलो अब। इतना कहकर सारस उड़ने लगा और हिरन उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत घना अंधेरा था। वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अरे ये जगह तो बहुत डरावनी है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ। देखो तुम अब डरो मत, अब हम गुफा के पास पहुंच चुके हैं, अब तुम मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद दोनों एक गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। यही वो गुफा है जहां से तुम्हारे जंगल को श्राप से मुक्त किया जा सकता है। हिरन सारस के पीछे पीछे उस रहस्यमय गुफा में चला गया। अंदर पहुंचकर हिरन की आंखें चौंधिया गई। वहां पर ढेर सारा खाना पड़ा हुआ था। बाप रे, इतना सारा खाना! राजा शेर सिंह ने जंगल की मदद करने के लिए बहुत सारा खाना दिया था। ये तो उसमें से बहुत जरा सा है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस खाने को लेकर पूरे जंगल की मदद करो, या फिर इस खाने को लेकर और अपनी पत्नी को साथ लेकर कहीं दूर चले जाओ और उम्र भर मजे से रहो। अरे तुम बकवास मत करो, तुम जानते हो मैं अपने जंगल को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे जंगल में कोई भी भूख से ना मरे। तभी वहां पर एक खरगोश प्रकट होता है। मैं तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में दूंगा। पहले ये बताओ कि तुम इस खाने का क्या करोगे? क्या तुम इसे अकेले ही रखना चाहते हो, या फिर अपने जंगल को बचाना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाए? देखो, मैं अपने जंगल को बचाने से अलावा कुछ भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरा जंगल फिर से हरा भरा हो जाए। इतना कहते ही वो सारस एक चीते में बदल जाता है और वो चीता और कोई नहीं बल्कि जंगल का मुखिया ही था। मुखिया जी आप? हाँ, शराब की वजह से ही मुखिया को एक सारस बना दिया गया। मुझे मुखिया और राजू भेड़िए के बारे में सब कुछ पता चल गया था कि ये दोनों भगवान के नहीं राक्षस के पुजारी हैं। एक दिन राक्षस इनके पूजा से खुश होकर प्रकट हो गया और उसके प्रकट होने से ही जंगल शापित हो गया। और इन्हीं बातों का फायदा उठाकर राजू भेड़िया और चीता जंगल के राजा शेर सिंह से बहुत खाना मदद के तौर पर ले आए। और जब चीता वो खाना इस गुफा में छुपाने के लिए आया तो मैंने चीता को समझाया कि ये खाना जंगल के जानवरों में बांट दो ताकि उनकी मदद हो सके, लेकिन ये नहीं माना। तभी मैंने इसे श्राप देकर एक सारस बना दिया। सारस बनते ही मुखिया जोर जोर से रोने लगा और माफी की भीख मांगने लगा। तभी मैंने उसे कहा कि जिस दिन तुम्हें एक सच्चे मन वाला जानवर मिलेगा और वो अपने आप को ना चुनकर अपने जंगल को चुनेगा, तभी तुम्हारा श्राप हटेगा। और ये खाना तो सिर्फ एक छलावा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। अब से तुम्हारे जंगल में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा और तुम्हारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। मुझे माफ कर दो, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हिरन और चीता जंगल की ओर चलने लगते हैं। जंगल में पहुंचते ही सभी जंगल के जानवर मुखिया को देखकर चौंक गए और राजू भेड़िया मुखिया को देखकर डर गया। डर क्यों रहे हो राजू भेड़िया? अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जंगल की ये हालत तुम दोनों की वजह से हुई थी, क्योंकि तुम भगवान की नहीं राक्षस की पूजा करते थे। तभी वहां पर जंगल का राजा शेर सिंह आ जाता है और सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा देखकर चौंक जाता है। तभी हिरन शेर सिंह को सभी बात विस्तार से बताता है। बस समझ गया, ये सब इन दोनों की वजह से हुआ है। आज जंगल के जानवरों को इतनी मुसीबत उठानी पड़ी, उसकी वजह ये दोनों ही है। इतना कहकर शेर सिंह दोनों को बंदी बनाने के लिए कह देता है और दोनों को अपने साथ ले जाता है।
दोनों के जाते ही जंगल में भारी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में सोनल नाम की लोमड़ी रहती थी। सोनल लोमड़ी का एक बेटा था राजू, जिससे वह बहुत प्रेम करती थी। एक दिन राजू बाहर से खेल कर आता है, तब सोनल लोमड़ी अपने बेटे से कहती है, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें मैं एक रहस्य के बारे में बताऊंगी। कैसा रहस्य माँ? वो तो बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तभी बताऊंगी तुम्हें। अच्छा माँ, वो रहस्य जानकर क्या मैं भी जादू से और जानवरों की मदद कर पाऊंगा? बेटा मैं जादू थोड़ा ही ना करती हूँ। हाँ माँ, करती हो, क्योंकि आपके पास जो भी घायल या बीमार जानवर आता है आप उसे ठीक कर देते हो। बेटा वो जादू नहीं है, मैं तो बस थोड़ा बहुत जड़ी बूटियों के बारे में जानती हूँ, उनसे मैं उनको ठीक कर देती हूँ बस। अच्छा इन बातों को छोड़ो, अब तुम कुछ खा लो। राजू अपनी माँ के साथ हमेशा जंगल जाया करता था, जिससे राजू भी जंगल को बहुत अच्छे से जान गया था। एक दिन, बेटा मुझे अभी जंगल जाना है और मैं आज अकेले ही जाऊंगी, तुम मेरा यही इंतजार करना, मैं जल्द लौट आऊंगी। माँ मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। नहीं, आज तुम यही रुको, मैं अकेले ही जाऊंगी। सोनल अपने बेटे को छोड़कर जंगल की ओर निकल जाती है। और देर रात हो जाती है, लेकिन सोनल वापस नहीं आती। अब तो बहुत समय हो गया है, माँ वापस क्यों नहीं आई? राजू भागकर जंगल के दूसरे जानवरों के पास जाता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। क्या आपने मेरी माँ को देखा है? वो जंगल गई थी लेकिन अब तक लौट कर नहीं आई। नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। तुम्हारी माँ तो हमेशा जल्दी आ जाती थी जंगल से, इस बार क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनका जंगली जानवरों ने शिकार कर लिया होगा। सभी की ऐसी बातें सुनकर राजू बहुत दुखी हो जाता है और इसी के साथ सभी मान लेते हैं कि किसी दुर्घटना में सोनल की मौत हो गई होगी। कई साल बीत जाते हैं और अब राजू बड़ा हो चुका था। एक दिन राजू दुखी होकर सोचता है, अब मैं इस जंगल में नहीं रुक सकता, मुझे हमेशा यहाँ हर चीज को देखकर माँ की याद आती है, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। यह सोचकर राजू अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चला जाता है। और वहाँ के महाराज शेर सिंह के पास रहने लगता है। शेर सिंह राजू को अपना बहुत खास मानने लगता है। राजू, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, लेकिन तुम जंगल के बारे में इतना कैसे जानते हो? महाराज, बचपन में मुझे मेरी माँ जंगल ले जाया करती थी हमेशा, इसलिए मुझे जंगल के बारे में इतना पता है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी इसी कुशलता की वजह से मैंने तुम्हें एक काम के लिए चुना है। कैसा काम? यहाँ से कुछ दूर राजपुर नामक जंगल है। वो जंगल कोई आम जंगल नहीं है, बल्कि एक अद्भुत जंगल है। वहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो किसी को भी किसी बीमारी से एकदम ठीक कर देती है। और मैंने सुना है कि वहाँ पर ऐसी भी जड़ी बूटी है जिसे खाकर कोई भी अमर हो सकता है। और तुम्हें वहाँ जाना है और वो जड़ी बूटी मेरे लिए लानी है। शेर सिंह की ये बातें सुनकर राजू हंसने लग जाता है। तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? महाराज, जिस जंगल की आप बात कर रहे हैं, मैं उस जंगल को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा बचपन वहीं पर बीता है। अरे वाह, तुम जानते हो उस जंगल को?
फिर तो तुम मेरा काम आसानी से कर सकते हो। तुम्हें बस वहां जाना है और उस जड़ी बूटी को यहाँ लेकर आना है। महाराज, मैंने अभी तो आपको बताया कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वो जंगल सच में बहुत अलग है। वहां की जड़ी बूटियां किसी मरते हुए को भी ठीक कर देती हैं। शेर सिंह की यह बातें सुनते ही राजू को अपनी माँ की याद आ जाती है कि वाकई में उस जंगल से जड़ी बूटियां लेकर आती थी और जंगल के जानवरों को ठीक किया करती थी। उसे कुछ पल के लिए महाराज की बातों पर यकीन होने लगता है। मगर ऐसा अगर उस जंगल में है तो आप क्यों नहीं जा सकते वहां महाराज? मैं वहां जा तो सकता हूँ, लेकिन मुझे जड़ी बूटियों का इतना ध्यान नहीं है जितना तुम्हें है। अब बताओ, तुम जाओगे वहां पर मेरे लिए? महाराज, जब मैं यहाँ आया था आपने मुझे सहारा दिया था और आपके मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए मैं आपके लिए वहां पर जरूर जाऊंगा। राजू अगले दिन उस जंगल के लिए निकल जाता है। मुझे नहीं लगता वो जंगल इतना अद्भुत है, ये सब अफवाहें हैं। फिर भी मैं महाराज के लिए वहां जाकर देखूंगा। राजू यह बातें कह जरूर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था कि वह जंगल कोई आम जंगल नहीं है। बचपन में भी उसे लगता था कि जंगल की कई आवाजें उसे अपनी ओर बुला रही हैं। बहुत देर चलते चलते राजू उस जंगल में पहुंच जाता है। अरे, मैं आ तो गया इस जंगल में, अब मैं वो जड़ी बूटी कहाँ ढूंढूं? राजू जड़ी बूटी की तलाश में जंगल में आगे चलने लगता है। तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें आती है। इस तरफ आओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे, ये किसकी आवाज थी? मुझे तो यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। तभी एक चिड़िया आती है राजू के पास और आकर कहती है, आ गए तुम, तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी मंजिल? तुम्हें कैसे पता मेरी मंजिल? और वो आवाज किसकी थी जो मुझे बुला रही थी? मैं सब जानती हूँ, तुमने यहाँ आने में देर कर दी और वो आवाज तुम्हारी मंजिल की ही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? सब समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ एक जड़ी बूटी ढूंढ रहा हूँ जो किसी को भी अमर कर सकती है। वो जड़ी बूटी तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि जंगल की रक्षक कभी भी वो जड़ी बूटी किसी को नहीं लेने देगी। एक बार पहले भी यहाँ जंगल के कुछ जानवर ये जड़ी बूटी लेने आए थे, लेकिन वो भी इसे नहीं ले पाए। क्यों? क्या हुआ था? कुछ सालों पहले यहाँ एक लोमड़ी आती थी जिसे जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान था। वो यहाँ से जड़ी बूटियाँ ले जाके जंगल के बीमार जानवरों का इलाज किया करती थी। ये बात सुनकर राजू समझ जाता है कि ये बात उसकी माँ के बारे में हो रही है। फिर क्या हुआ? उस लोमड़ी ने यहाँ की जड़ी बूटियों के बारे में जंगल के महाराज को बता दिया था, तो वो सब यहाँ आ गए और जंगल की जड़ी बूटियों को बहुत नुकसान पहुँचाया। लेकिन जंगल की रक्षक ने उन सबको अपनी शक्तियों से गायब कर दिया। क्या? गायब कर दिया? लेकिन मेरी माँ का क्या हुआ? क्या उन्हें भी गायब कर दिया? अच्छा, तो तुम सच में उस लोमड़ी के बेटे हो। देखो, वो तो मैं नहीं जानती कि तुम्हारी माँ का क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता है जंगल की रक्षक इसीलिए तुमसे मिलना चाहती है। अब तुम ज्यादा सवाल मत करो, बस मेरे पीछे पीछे चलो। राजू चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगता है। चिड़िया राजू को जंगल के बीचों बीच ले जाती है। ये जंगल सच में बहुत अद्भुत लग रहा है, लेकिन वो जंगल की रक्षक कहाँ है जो मुझसे मिलना चाहती थी? राजू के इतना कहने पर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल की रक्षक वहाँ पर प्रकट हो जाती है। आओ राजू, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? मैं जानती हूँ
तुम्हारे मन में कई सवाल हैं और तुम्हारे सभी सवालों का जवाब वो देगी। जंगल की रक्षक राजू को दूसरी तरफ देखने के लिए कहती है। राजू जैसे ही दूसरी तरफ देखता है, उसे वहाँ पर अपनी माँ खड़ी दिखती है। माँ, आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? बेटा, बहुत सालों बाद देख रही हूँ तुम्हें। तुमने आने में बहुत देर कर दी। इसका मतलब आपको कुछ नहीं हुआ था? आप यहीं इसी जंगल में थी? मगर क्यों? क्या आपने सच में इन जंगल की रक्षक को धोखा दिया था? हाँ बेटा, वो मेरी मजबूरी थी। पता नहीं जंगल के महाराज को कैसे इस अद्भुत जंगल के बारे में पता चल गया था, और वो जानते थे कि यहाँ की जड़ी बूटियों का कैसे फायदा उठाया जा सकता था। और उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैं उन्हें इस जंगल में नहीं लेकर गई तो वो मुझे और तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने इस जंगल को बहुत नुकसान पहुँचाया। और जब जंगल के रक्षक को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उन सबको चुटकियों में हरा दिया। और आप? जंगल की रक्षक जानती थी कि मैंने ये सब मजबूरी में किया था, लेकिन फिर भी मेरी वजह से जंगल को बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ा। यही मेरा श्राप था, तुमसे दूर रहने का। यह सब सुनकर राजू को बहुत दुख पहुंचता है। मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम्हारा बेटा आएगा उस दिन तुम्हारा श्राप हट जाएगा। लेकिन राजू, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजू महाराज शेर सिंह से किए हुए वादे को सोचकर परेशान हो जाता है। क्या हुआ राजू, तुम अभी भी परेशान लग रहे हो? मैं जंगल के महाराज शेर सिंह से वादा करके आया हूँ कि मैं उनके लिए अमर होने वाली जड़ी बूटी लेकर आऊंगा, और ये मैं भी जानता हूँ कि वो इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। तभी जंगल की रक्षक एक जादू करती है और वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियाँ आ जाती है। राजू, तुम ये जड़ी बूटियाँ ले जाओ और ये महाराज को खिला देना। ये जड़ी बूटी खाकर महाराज सब कुछ भूल जाएंगे इस जंगल के बारे में। राजू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी माँ को लेकर वापस जंगल लौट जाता है। शेर सिंह भी वह जड़ी बूटी खाकर जंगल के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं।